ये थोड़ा पंखा पहले शांत हो जाए फिर आपके साथ शेयर करता हूँ मैं। अक्सर आपने देखा होगा जितने भी बड़े आर्टिस्ट है, लेजेंड आर्टिस्ट है जो पेंटिंग बनाते हैं, तो आपको थॉट आता होगा ये टेक्निक क्या यूज़ करते हैं, ऐसा क्या यूज़ करते हैं जो मैं यूज़ नहीं कर सकता। आपके मन में आता होगा ही। तो आज ऐसा एक वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं बात करूँगा एक्रेलिक पेंटिंग टेक्निक के ऊपर, किस तरह से टेक्निक का यूज़ करके आप अपना पेंटिंग और बेटर बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। तो आज जो देखने वाले हो 21 टेक्निक के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहला है लेयरिंग। अब लेयरिंग कैसे होता है जरा ये समझे। जब आप पहला कलर बनाते हैं तो उस पर डबल कोट आप कर सकते हो। लेयरिंग को समझने के लिए सबसे पहले आपको कलर बनाना है। कोई भी आपका बेसिक कलर हो, ब्लू हो सकता है, रेड हो सकता है, व्हाइट हो सकता है। मैंने लाइट ब्लू लिया है। यहाँ पे मैं पहला कोट लगा रहा हूँ। अगर आप पहला कोट के बाद आप चाहते हैं कि दूसरा कोट चाहिए हमें, लेकिन थोड़ा टोन डिफरेंस चाहिए, कि मान लो कि ब्लू का शेड चाहिए, तो आप उसके ऊपर एक और कलर शेड दे सकते हो। तो उसको लेयरिंग कहते हैं। इसके अलावा अगर आपको मान लो कि आपने लाइट ब्लू किया है, फिर आपको डिसाइड करते नहीं मुझे ऑरेंज चाहिए, तो वो चेंजेस आप कर सकते हैं। एक्रिलिक का एक पार्ट है लेयरिंग, तो इसको लेयरिंग कहते हैं। जैसे कि कोई भी आप पॉप आर्ट बनाते हो तो उस पर देखना लेयरिंग करा हुआ है शेप के हिसाब से। अगर आपने मोनोक्रोम में किया है तो उसका सबसे कलर शेड बना रहे होगे, या फिर आपने डिफरेंट कलर के किए हैं तो सबसे लेयरिंग कर रहे होगे। ये पहला होता है। तो अब आते हैं सेकंड वाले पे, ड्राई ब्रश। मतलब कि आपको समझ ही चुके हैं कि ये सूखा होगा पूरा। जब भी आप पेंटिंग बनाते हो पहला लेयर देते हो, सेकंड लेयर देते हो, फिर उसमें इफेक्ट भी देते हो, फिर सोचते हो कि इस पे और चीजें जो हम एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं या वो टेक्सचर देना चाहते हो तो कैसे दे सकते हो। तो ड्राई ब्रश मतलब कि पानी का कम यूज होगा और कलर का यूज ज्यादा होगा। जो रफनेस आएगा, मतलब सूखे ब्रश में आप काम करोगे तो वो जो टेक्सचर आएगा, जो आपको रफनेस दिखेगा अपने काम में, या फिर इंप्रेशन देना चाहते हो तो ड्राई ब्रश का यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने ब्लू के शेड में किया है, पहला टोन दिया ब्लू का, लाइट टोन, फिर डार्क टोन, फिर टेक्सचर ऐड किया, देन उसके बाद फिर धीरे धीरे करके मैं ड्राई ब्रश के थ्रू अप्लाई किया। कोई क्लाउड बनाना, कोई टेक्सचर क्रिएट करना, कोई थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बनाना हो, या फिर कोई सीनरी बनाना हो, ये टेक्निक आपको हेल्प करेगा आपके काम में। चलो अब आगे बढ़ते हैं तीसरे वाले पे, जो कि वेट ऑन वेट, इसका ऑपोजिट। जितने अपने इस पर कलर यूज किया है ड्राई ब्रश में, उल्टा ही होगा वेट ऑन वेट में, जो कि कलर कम पानी ज्यादा। तो यहाँ पर देख सकते हो इस टेक्निक को इजी वे में समझना है तो इसको वाटर कलर के समझो। जैसे आप वाटर कलर करते हो, पानी का यूज ज्यादा करते हो और कलर का कम, और उसको इफेक्ट देते हो। ठीक उसी तरह वेट ऑन वेट के थ्रू, मतलब लाइट कलर थोड़ा और थोड़ा ज्यादा करके इसको कलर इंप्लीमेंट करके आर्ट वर्क अपना बना सकते हो। तो आपने काफी बार ट्राई कर चुके होंगे। कोई ऐसी पेंटिंग आप बना रहे हो जो थोड़ा क्लाउडी इफेक्ट हो, या कोई ऐसा एलिमेंट आप बना रहे हो जिसमें आपको थोड़ा लाइट टोन देना, सॉफ्ट टोन देना है, एक पेंटिंग के पर्टिकुलर पार्ट में अप्लाई कर सकते हो। ये थोड़ा वाटर कलर इफेक्ट में जाएगा। इस टेक्निक को भी यूज कर सकते हो अपनी पेंटिंग में। तो इसके बाद आगे चलते हैं, जो चौथा पॉइंट है डिटेलिंग। तो मैं एक ट्री बनाने जा रहा हूँ, तो डायरेक्ट ब्रश से बना रहा हूँ। तो जो ब्रांचेस हैं लाइट टोन में दिखा रहा हूँ थोड़ा पहले, कि पहला एक बेस टोन दो, सेकंड टोन दो, थर्ड टोन दो। उसके बाद जो आपको डिटेलिंग देना है, लाइट सोर्स कहाँ से आ रहा है, अगर लेफ्ट साइड से आ रहा है तो राइट साइड में टोन दो, अगर राइट साइड से मारते लेफ्ट साइड में टोन दो। ये बहुत सिंपल तरीका है। हाँ, जब डिटेलिंग करने जा रहे हो पेशेंस रखना पड़ता है अपने काम में। इसमें छोटे छोटे डिटेल देने के लिए आपको थोड़ा बारीकी का ध्यान रखना पड़ता है। कभी कभार क्या होता है, जो आप डिटेल कर रहे हो वो आपको ही मजा नहीं आता, फिर उसको ओवरलैप फिर से करते हो। एक्रिलिक पेंटिंग का फायदा यही है कि आपसे कोई गलती हो जाता है या वो रिजल्ट नहीं आता है तो ओवरलैप करके फिर दोबारा से पेंट कर सकते हो। उसके बाद फिर से आप डिटेलिंग दे सकते हो। ये बहुत अच्छा मीडियम है। तो ये इस तरह से आप डिटेलिंग कर सकते हो। इसमें और भी चीज़ आपको देखने मिलेगा। तो सामने आप देख ही लो कि स्टूडेंट किस तरह से वर्क कर रहा है, और ये मोनोक्रोम में हो रहा है, डार्क ब्राउन कलर में कर रहे हैं, टोन क्रिएट हो रहा है, मतलब लाइट टोन डार्क टोन फ्लो में काम हो रहा है। और ये मेरा वर्क के सामने देख पा रहे हो। तो 1-to-1 क्लासेस में कराता हूँ। अगर आप मेरे से सीखना चाहते हो तो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। नंबर यहाँ दिख रहा है, ये व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर सकते हो। तो ये वीडियो पूरा देखना, देखने के बाद मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो पांचवा पॉइंट है वॉशिंग। देखो ये वेट एंड वेट का ही तरीका होता है। जैसे कि अगर कोई पेंटिंग बना रहे हो, पहला लेयर करना है तो लाइट कलर होना चाहिए। अगर आपका कलर ज़्यादा हो रहा है तो पानी को ऐड करें, उसको एकदम लाइट टोन दे। क्योंकि क्या होता है, जब कोई पेंटिंग बना रहे हो कोई ऐसा टेक्सचर आपको देना होता है, जैसे कोई एब्स्ट्रैक्ट बना रहे हो या कोई आपका कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आर्ट बना रहे हो, तो पहला जो आपका सॉफ्ट लेयर होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपकी पेंटिंग में एक सॉफ्टनेस देखे तो वॉश टेक्निक का यूज कर सकते हो। फर्स्ट टोन देके, सेकंड टोन देके, सूखने का एक और टोन देके, पानी का यूज ज्यादा करना पड़ेगा। फिर जाके एक मिक्सचर कलर बन के आएगा जो आपके लिए एक्सपेरिमेंट होता है। इसको आप एक्सपेरिमेंट के तौर पर देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना पसंद है तो ये वॉश टेक्निक का यूज करें, कोई ना कोई आपका नया रिजल्ट देगा और कुछ नया सीखोगे आप। जैसे कि कोई हम पेंटिंग बनाते ग्रास का बनाते या फिर कोई विलेज का सीन बना रहे हैं, तो ये वॉश टेक्निक बहुत हेल्प करता है। एक बेस टोन दे के उसका सेकंड टोन आके फिर उसमें कोई टेक्सचर ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो अपनी पेंटिंग में। इसके बाद आता है 6 पॉइंट
स्टिपलिंग। स्टिपलिंग ऐसा एक टेक्निक है, कहीं कहीं जगह पे यूज होता है, कहीं कहीं एलिमेंट में यूज होता है। कोई अगर स्टिल लाइफ आप बना रहे हो तो वहाँ कोई ऑब्जेक्ट में कोई डॉटेड चीजें हैं, कोई टेक्सचर है, तो स्टिपलिंग के थ्रू आप उसको क्रिएट कर सकते हो, उस आर्टवर्क को बना सकते हो। या कोई ट्री बना रहे हो तो वहाँ ऐड कर सकते हो, कोई ग्रास बना रहे हो तो वहाँ टेक्सचर को ऐड कर सकते हो। ये वाले स्टिपलिंग टेक्निक से पूरा ओवरऑल पेंटिंग में नहीं जाता, कहीं कहीं पार्ट पे उसका अप्लाई होता है। अगर लाइव पेंटिंग आप करते हो तो इस टेक्निक को भी अप्लाई कर सकते हो अपनी पेंटिंग के अकॉर्डिंग। बहुत सिंपल मेथड है। इसके बाद हम आगे चलते हैं अंडर पेंटिंग। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टेक्निक है। इसमें क्या होता है मैं समझाता हूँ। कोई अगर एक पेंटिंग आप बना रहे हो, सपोज मान लो कोई बिल्डिंग बना रही है, कोई ऐसा कोई एनिमल बना रहे हो या कुछ भी ऐसा बना रहे हो, जैसे कि मैं यहाँ बिल्डिंग बना रहा हूँ, मतलब कुछ ऐसा पेंटिंग बना रहा है कि आज कुछ टाइम के बाद हम दोबारा उस पर पेंटिंग बना सके। तो एक्रिलिक मीडियम का फायदा यही होता है कि आप उसको री यूज कर सकते हो, मैं रिक्रिएट कर सकते हो। मतलब कोई पेंटिंग आपने बनाया उसके ऊपर एकदम ओवरलैप करके एक और पेंटिंग बना सकते हो। ये एक अच्छा तरीका है काम करने का, अगर आपका मन है तो। मैंने बहुत बार किया है ऐसे। पुराने कैनवस मेरे पास थे, जब मैं बिगिनर था तब बनाता था, तो कुछ ऐसे थे, उस पर ही मैंने बेस कोट दे के दोबारा एक और पेंटिंग बनाया। तो आप भी ऐसे कुछ ट्राई कर सकते हो। आप भी ऐसे टेक्निक को अप्लाई करके अपने काम में मतलब दोबारा रिक्रिएट कर सकते हो। इसी पेंटिंग को कहा गया अंडर पेंटिंग। तो अब आगे बढ़ते हैं 8वां पॉइंट, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट को एक तरीके से समझते हैं, जैसे सनसेट होता है। सनसेट का कौन देखते होगे, लेमन येलो, क्रोम येलो, मीडियम येलो, देन उसके बाद आता है ऑरेंज, देन लास्ट में आता हल्का सा रेड टोन, तो हल्का सा ग्रेइश ब्लैक। तो इसको हम एक पर्टिकुलर कलर टोन के हिसाब से देख सकते हो। तो उसको मैं क्रिएट कर रहा हूँ। पहले लेमन येलो लिया, उसके बाद मैंने क्रोम येलो लिया, उसके बाद मैंने मीडियम येलो लिया, जिसको इंडियन येलो भी कहते हैं आज के डेट पे। उसके बाद हम ऐड करेंगे ऑरेंज। और एक चीज़ का इसमें ध्यान हमें रखना है, जब ऐसा कुछ क्रिएट हमें करना है तो फ्लैट ब्रश का करें। और जब एक कलर लगा दिए, मतलब येलो लगाने के बाद क्रोम येलो लगा रहे हैं, तो वो ब्रश की दोनों को मर्ज करने के लिए ध्यान ये रखना है कि ब्रश क्लीन करें, देन उसको मर्ज करें। देन सेकंड पार्ट ये आता है कि क्रोम येलो से इंडियन येलो को मिक्स करना है, ब्रश क्लीन करें, फिर मर्ज करें, देन इंडियन येलो से फिर ऑरेंज पे आना है, फिर से वही टेक्निक, कलर लगाने के बाद फिर मर्ज करना है। देन ऑरेंज के बाद है इंडियन रेड या क्रिम्सन रेड भी यूज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आप ट्राई कर सकते हैं एक तरीके से। तो दोनों को ऐसे मर्ज करना है। लेकिन जो ग्रेडियंट मतलब वैल्यू सिस्टम क्रिएट करता है जब टोन आप देते हो, तो किसी भी 3-4 कलर को लेकर ट्राई कर सकते हो। तो ये टेक्निक किसी न किसी पेंटिंग में आपने देखा होगा। अब आपको आइडिया लग चुका कि ये कैसे क्रिएट होता है, इसका नाम क्या है। तो अब आगे बढ़ते हैं 9 पॉइंट इम्पेस्टो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मीडियम है। ये इंटरेस्टिंग मीडियम इसलिए है कि आप इसको बहुत ईजी वे में कर सकते हो, क्योंकि इसको मोटा कलर आपको लगाना है, थिक कलर लगाना है आपको पेपर पे, कैनवस पे। कोई अगर टेक्सचर आर्ट बनाना चाहते हो या एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बनाना चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग मीडियम, बहुत मजेदार है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो कलर आप ले रहे हो, ब्लू का शेड ले रहे हो या ग्रीन का शेड ले रहे हो, डार्क टोन का शेड ले रहे हो, उसका ऑपोजिट टोन ले, उससे मिलता जुलता शेड बनाए, फिर वही थिक कलर लगाए पेपर पे या कैनवस पे। ओवरऑल उसका टेक्सचर क्रिएट होना चाहिए, मतलब सिमिलर सा उस कलर पैलेट में दिखना चाहिए। ऑपोजिट कलर लगाना चाहते हो ब्लू के अगेंस्ट रेड, तो वो भी इंटरेस्टिंग लगता है। ये डिपेंड करता है कि इसको आप क्या मीनिंग देना चाहते हैं अपने काम के थ्रू। अपने हिसाब से शेड क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ मैं थोड़ा शेड क्रिएट कर रहा हूँ, थोड़ा येलो ऐड करके, थोड़ा सा ब्लू ऐड करके मर्ज कर रहा हूँ। जब मर्ज करे तो ब्रश को क्लीन कर ले थोड़ा, क्योंकि इसमें जो ओवरऑल कलर है ना, तो ये ज़्यादा अगर ऐसे मिक्स करने जाओगे ना, खिचड़ी बन जाएगा। तो कोई समझ में नहीं आएगा क्या कर रहे हो, क्या टोन आ रहा है एकदम। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखें कि इसमें कलर ज़्यादा लगता है, कलर की वेस्टेज ज़्यादा होती है। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है, ये ट्राई कर सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं कलर ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो इसको मत ट्राई करना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 10वां पॉइंट है स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग का मतलब ये कि स्क्रैच करना। जैसे कि मान लो थोड़ा सा स्क्रैच से कुछ बनाना है, तो कोई टेक्सचर लाइन देना है, तो मैं थोड़ा खिड़की बनाना चाहता हूँ, तो पहले लाइट टोन दिया, उसके बाद मैं थोड़ा डार्क टोन दे रहा हूँ। अब देखो इस पर स्क्रैच करने का तरीका क्या है। 2 तरीका। एक तो है तो कोई लकड़ी आपके पास हो, बीच में लाइन दे, स्क्रैचेस दे, ये हो सकता है। या फिर ब्रश के पीछे का होल्डर यूज कर सकते हो। लेकिन ये मोटे वाले ब्रश यूज मत करना, फाइन ब्रश यूज करना जिसपे थिकनेस हो और थोड़ा होल्ड करने की क्षमता हो। पेपर में क्या है, फटने के चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन कैनवस पे नहीं होते। देखो अब स्क्रैपिंग कैसे क्रिएट होता है, 2 तरीके से होता है। एक तो कलर लगा दिया और स्क्रैच कर दिया। एक और होता है मोटा कलर लगाओ, थोड़ा वेट करो ड्राई होने का, उसके बाद ब्रश के टिप पॉइंट है उसका यूज करें, स्क्रैच कर सकते हो। ये तरीका अपना सकते हो किसी भी आपको एक पर्टिकुलर पार्ट में करना है। तो ओवरऑल जब पेंटिंग बनाते हो तो बहुत सारे छोटे छोटे तरीके होते हैं। इस टेक्निक के थ्रू आज बता रहा हूँ, तो आप कहीं ना कहीं इसका यूज कर सकते हो अपने काम में। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टेक्निक की ओर, जो कि है 11वां पॉइंट, यूजिंग मास्किंग टेप। अब 1/2 इंची का भी यूज़ कर सकते हो, 1/4 इंची का भी यूज़ कर सकते हो, 2 इंची वाला भी यूज़ कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपका कैनवस या पेपर कितने बड़ा साइज का है, ठीक है। अब मान लो हमें कोई बेस कलर दिया, हमने उसको फिल करेंगे, फिल करने के बाद देन आगे ड्राई होने देंगे। अब गलती क्या हो गया था यहाँ पर कि मैं इसको सूखने नहीं दिया। जब हम जल्दी सूखने नहीं देते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आने वाला है ये कुछ थोड़ी देर बाद पता चलेगा। वेट एंड वॉच।
अब मान लो यहाँ पे जो पर्टिकुलर मैं डिज़ाइन बना रहा हूँ, तो मान लो एक समझा रहा हूँ कि आप मल्टी कलर ऐड कर सकते हो। एक डिज़ाइन क्रिएट करके मास्किंग टेप का यूज़ करें, लगाए सारा। उसके बाद आपको कलर शेड देने, डिफरेंट कलर के डार्क टोन, लाइट टोन, ये डिफरेंट शेड के कलर यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ जब यूज़ करोगे तो उससे पहले मास्किंग टेप, जब मैंने यहाँ एक गलती करी, यहाँ मैंने एक गलती ये करी है कि सूखने से पहले मास्किंग टेप लगा दिया। अब लगाने के बाद मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। जब मैंने सारे कलर फिल कर दिए, उसके जब मैंने मास्किंग टेप को हटाया, सारे कलर फिल करने के बाद थोड़ा सूखने देना था। अब मैंने तो दिया नहीं, ये जल्दबाजी आप मत करना। जब भी मास्किंग टेप का यूज़ करें, पहले जो पहला लेयर लगाया इसको सूखने दे, देन दूसरा लेयर लगाने से पहले मास्किंग टेप को अच्छे से चिपकाएं, बबल कहीं पर ना हो। बबल हो गया तो तुम्हारे लिए बवाल हो जाएगा पूरा। अब जब सेकंड लेयर लगाओगे तब उसको सूखने दें। सूखने के बाद ही टेप हटाएं। जो टेप हटने के चांसेस होते हैं वो पेपर में ही होते हैं, कैनवस पे नहीं होते। कैनवस जल्दी ड्राई भी हो जाता है और टेप चिपक भी जाता है और हटने के बाद प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, लेकिन पेपर में करता है। ये चीज़ का आप ध्यान रखें। अगर पेपर में मास्किंग टेप यूज़ कर रहे कहीं डिज़ाइन क्रिएट करने में, तो फटने के चांसेस ज़्यादा है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं 12 पॉइंट की और पैलेट नाइफ। अब ये पेंटिंग बनाने के लिए आपके पास नाइफ होना चाहिए। वो वाला नाइफ नहीं, हमारी भाषा में जो कहा जाता है ये वाला नाइफ, इसका यूज़ करना है, ठीक है। इस पे आपको थोड़े मोटे कलर लेने, थिक कलर लेने और अपने कैनवास पे, पेपर पे लगाने। इसी के थ्रू आपको एक टोन वैल्यूएशन क्रिएट करनी है, एक शेप देना, या आपको कोई एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बनाना या कोई ऐसा कुछ बनाना है जिसको कि थोड़ा डिफरेंट में जा रहा हो, या कोई टेक्सचर ऐसे क्रिएट करना है, तो नाइफ के थ्रू कर सकते हो। तो कलर आप कोई से भी चूज़ कर सकते हो, लेकिन उसका वॉल्यूम क्रिएट होना चाहिए, कलर शेड बनना चाहिए, हार्ड नहीं लगना चाहिए। जैसे कि हमने कोबाल्ट ब्लू यूज़ किया, इस पे थोड़ा मैंने ब्लू ऐड किया, पर्शियन ब्लू, उसके साथ मैंने वाइट ऐड किया। हाँ, एक चीज़ का यहाँ ध्यान रखें, जब आप ये नाइफ से काम कर रहे हो, कोई भी टोन का शेड बनाओ, लेकिन जब आपको व्हाइट का टेक्सचर देना है तो थोड़ा सूखने का वेट करें। अगर आप उसके ऊपर ही लगा दोगे सूखने से पहले, तो कीचड़ बन जाएगा, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ आ रहा है, कैसे हो रहा है। तो वेट करें, सूखने का वेट करें, देन उसके बाद आप नाइफ को क्लीन करके दोबारा लगाए। इसमें कलर ज़्यादा यूज़ होता है, पहले ही बता रहा हूँ मैं आपको। जब भी आपको नाइफ से पेंटिंग बनाए तो कलर का स्टॉक ज़्यादा रखें और नाइफ से पेंटिंग बनाए। तो ये टेक्निक आप ट्राई कर सकते हो अपनी पेंटिंग में। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जो 13वां पॉइंट है, स्प्लैटरिंग। जितना ये यूनिक है, उसका काम करने का तरीका भी थोड़ा अलग है। ऊपर आप देख सकते हो कि मैं स्टेपलिंग किया था, अब इसका रिवर्स हो रहा है, मतलब कि एक ब्रश के ऊपर मैं दूसरा ब्रश रख रहा हूँ। जैसे यहाँ स्प्लिट कर रहा हूँ, मैं थोड़ा कलर को फैला रहा हूँ। इसका यूज तब होता है जब गैलेक्सी बना रहे होते हैं, या ऐसा अनसेट दिखाना होता है, थोड़ा टेक्सचर दिखाना होता है, सन को छुपा के गैलेक्सी को दिखा रहे होते हैं। तो इस टेक्निक को यूज कर सकते हो अपने काम में। ये बहुत सिंपल सा है। इस टेक्निक के बारे में इतना ही कहूँगा कि आप इसको एक्सपेरिमेंट के तौर के लिए, मोस्टली इस टेक्निक को मैंने यूज़ किया है गैलेक्सी को बनाने में। आप भी ऐसी टेक्निक को किसी और वे में यूज़ कर सकते हो। ये बहुत सिंपल वे में था। ये ऐसा कुछ क्रिएट करने में जहाँ आपका ऑब्जेक्ट सामने कुछ बना, पीछे बैक से कुछ थोड़ा सा टेक्सचर क्रिएट करते हुए दिखाना, स्प्लिट दिखाना है, तो इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हो इस मेथड से। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है 14 पॉइंट डिपलिंग। डिपलिंग ऐसा एक टेक्निक है जो आप मोस्टली यूज़ कर चुके अपनी पेंटिंग में। जैसे कि वाटर ड्रॉप होता है, तो आप उसे कैसे क्रिएट करोगे? टेबल पे शीट रखते तो होगा नहीं, या कैनवस रखते तो होगा नहीं, उसको थोड़ा टेढ़ा रखना पड़ेगा। ऐसे रखना पड़ेगा जैसे आप ड्रिप गिरा सकते हो कलर की, उसमें वाटर ज़्यादा लगेगा, कलर कम यूज़ होगा। पहला दूसरा लेयर में आप पानी का यूज़ ज़्यादा कर सकते हो, फिर धीरे धीरे उसका जो ओवरलैप बनेगा, टेक्सचर जब ड्रिपिंग का बनेगा, फिर उसको आप क्रिएट कर सकते हो थोड़ा डार्क टोन का। उसको रोकने के लिए तो क्लोथ का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद फिर धीरे धीरे उसको हम टेक्सचर क्रिएट करने के लिए डिफरेंट कलर को ऐड करेंगे, थोड़ा डार्क टोन देंगे, कहीं लाइट टोन देंगे, फिर थोड़ा वेट करेंगे कि थोड़ा डिप गिरे। उसके बाद वो जो टेक्सचर क्रिएट होने के बाद फिर सोचोगे क्या इस पर क्या ऐड कर सकते हैं। तो सोचा मैं डिफरेंट कलर ऐड किया, अपोजिट कलर थोड़ा यूज़ करने के लिए कि ये कलर शेड दिखे। हमेशा जो भी आप कलर यूज़ करने वाले हो अपनी पेंटिंग में, ड्रिपिंग में, तो उसका अपोजिट कलर ले, तो जो डिप गिरेगा उसका जो ओवरलैप जो दिखेगा ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग दिखता है। आप ये ट्राई करना ये टेक्निक को अपने काम में। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं 15 पॉइंट पे, कलर मिक्सिंग। देखो कलर मिक्सिंग कैसे होता है। जैसे कि पुराने टेक्निक देख चुके हैं कि 1 बाय 1 लेयर चढ़े हैं, इसके बाद मिक्सिंग किया। कलर मिक्सिंग में अब डिपेंड करता है कि क्या शेड क्रिएट कर रहे हो। मान लो कोई ऑब्जेक्ट को बना रहे हो, कोई स्टिल लाइफ को बना रहे हो, कोई लैंडस्केप को बना रहे हो, वहाँ सबसे जरूरी होती है कलर मिक्सिंग। वहाँ आप देखो कि जब आप कलर मिक्सिंग कर रहे हो, जैसे कि मैं येलो के साथ मिक्स किया व्हाइट, लाइट टोन भी देना था, डार्क टोन भी देना था, तो इस तरह से मिक्सिंग कर सकते हो। दो तरीका है मिक्सिंग करने का। एक, जब आप कोई मिक्स कलर बना रहे हो, ठीक है, अगर आपको उसको बेस कलर देना अपने पेंटिंग में, तो कलर पैलेट बना लो मिक्सिंग करके 3-4 कलर को लेके। इसके अलावा अगर आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बना के शेड देना चाहते हो, तो आप जहाँ पर्टिकुलर एरिया को कुछ बना रहे हो उसी का ही, जैसे कि यहाँ ब्राउन ऐड किया है तो उसी का मैं शेड्स क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे कि येलो किया, लाइट येलो, उसके बाद थोड़ा ब्राउन ऐड,
फिर मिक्सिंग, इस तरह से मिक्सिंग करके आप टोन क्रिएट कर सकते हो जो भी अपनी पेंटिंग बनाना चाहते हो। तो इसको कलर मिक्सिंग भी कहा जाता है। तो ये मोस्टली रियलिस्टिक पेंटिंग बनाते हो तब ये बहुत काम आता है। अगर आप रियलिस्टिक पेंटिंग बनाते हो तो आपको एक आइडिया लग चुका है कि कलर मिक्सिंग कैसे होता है। इस टेक्निक से आप काम कर सकते हो। लास्ट में कलर मिक्सिंग में एक चीज़ लास्ट में ध्यान रखना कि शेड्स का डार्क टोन जब देखो ना एकदम लास्ट में देना, कहीं के जगह पे शेड्स देखे उसका बस। बाकी अब जितना कलर मिक्सिंग की प्रैक्टिस करोगे आपको आइडिया लगता जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं 16 पॉइंट ब्लेंडिंग। देखो ब्लेंडिंग करने का तरीका ये है कि दो कलर को ले, जैसे कि मैंने ब्लू लिया और पर्पल। ब्लेंडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है मर्जिंग। दो कलर को लगा के अगर अपने पेंटिंग में ब्लेंडिंग टोन देना चाहते हो तो फ्लैट ब्रश का यूज करें, क्योंकि इसमें टोन मर्ज भी हो जाता है और लाइनिंग भी नहीं आती। लेकिन राउंड ब्रश यूज करोगे तो लाइनिंग आएगा तो दिक्कत देगा, लेकिन फ्लैट ब्रश यूज करो तो लाइनिंग नहीं आएगा, एक स्मूथनेस दिखेगी ब्लेंडिंग का। जैसे कि दो कलर मैंने साइड में लगा लिया अपोजिट डायरेक्शन पे। अब ब्रश को क्लीन करके एक साइड से थोड़ा लाइट टोन, एक साइड से मर्ज करूंगा। थोड़ा सूखने के बाद ब्लेंडिंग जब करे तो सूखने का वेट करें, तो सूखने के बाद सूखे ब्रश से मर्ज करें ऑपोजिट डायरेक्शन पे। फिर जब ऑपोजिट डायरेक्शन थोड़ा बढ़ जाए तो ब्रश को फिर क्लीन करे, फिर लाइट ब्लू ले, फिर मर्ज करे। इस तरह से मर्जिंग करते 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 वो टोन आएगा। तो इस तरह से वो सॉफ्टनेस भी दिखेगा। ब्लेंडिंग में सॉफ्टनेस दिखना बहुत जरूरी है, दो कलर के टोन दिखना बहुत जरूरी है। अगर अपने पेंटिंग में बैकग्राउंड टोन देना है तो ब्लेंडिंग का यूज कर सकते हो। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टेक्निक पे। 17 पॉइंट स्टेंसिल। अगर कुछ पेंटिंग आप बना रहे हो, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपको चाहिए, स्टेंसिल में कुछ भी ऑब्जेक्ट को लेकर डिजाइन कट कर सकते हो, स्टेंसिल बना कर रख सकते हो। तो यहाँ मैंने दिल को लिया है, सबके अंदर प्यार भरा हुआ है। तो इस वीडियो में थोड़ा प्यार देना, जैसे कि यहाँ मैं स्टेंसिल का यूज कर रहा हूँ दिल का। तो दिल बनाने के लिए जैसे कि ऑलरेडी मैंने कट कर रखा, लेकिन पहला मैं क्रिम्सन का बेस कलर दूंगा। तो बेस कलर देने के बाद थोड़ा सूखने का वेट करें। जैसे लास्ट टेक्निक मैंने बताया था ऊपर मास्किंग वाला, वहाँ देख सकते कितना दिक्कत आया था। देखो कैनवस में क्या जल्दी सूख जाता है, पेपर में थोड़ा टाइम लगता है। जब ओवरऑल सूख जाएगा तब हम यहाँ पर लगाएंगे दिल। अब दिल को लगाने के बाद हमें तो रेड चाहिए था, उसको दूसरे साइड में थोड़ा लाइट टोन चाहिए था। तो हमने पर्पल का लाइट टोन यूज़ किया और साइड से लगा रहे पूरा। लगाने के बाद थोड़ी देर के बाद हमने इसको दिल को हटा दिया जो हमने स्टेंसिल बनाया था। अब यहाँ डिफरेंस को देख सकते हो। यहाँ प्रॉब्लम क्या आता है, जब आप पेंसिल का यूज़ करते हो पेपर पे तो वो चिपक जाता है। चिपकने के बाद वहाँ पेपर को उखाड़ देता है, लेकिन कैनवस में ये नहीं होता है। तो अगर कैनवस पे पेंसिल यूज़ करना चाहते हो बहुत इजी वे में यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। कहीं ना कहीं अगर कॉर्नर पे कोई एजेस पे दिक्कत आए तो वहाँ अच्छे से फील कर सकते हो। पेंसिल अगर आप यूज़ करना चाहते हो अपने किसी भी पेंटिंग में तो उसको एक छोटे से कहीं पार्ट पर आप यूज़ कर सकते हो। इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में फिर से मैंने स्टेंसिल को लगाया, जो कट ऑफ दिल है वहाँ मैंने यूज़ किया व्हाइट को। व्हाइट को इसलिए यूज़ किया कि मुझे ऑपोजिट डायरेक्शन कलर दिखाने थे। रेड का ऑपोजिट मैंने व्हाइट दिखाया, खिलके भी आ रहा है और ये जो कलर आप देख पा रहे हो पूरा। तो इस तरह से आप भी ऐसे पैटर्न को बना सकते हो, अपने आर्ट वर्क में क्रिएट कर सकते हो। स्टेंसिल लगा के पेंट फिल करके बढ़िया मेथड है, इसका यूज़ कर सकते हो अपनी पेंटिंग में। चलो हम आगे बढ़ते 18 पॉइंट पे फाइन डिटेल। जैसे कि आपने ट्री वाला देखा था डिटेलिंग वाला, और फाइन आपको डिटेल देना है तो फाइन ब्रश का यूज़ करें। कोई भी अगर उसको पैटर्न बनाना है तो बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। यहाँ मैं कुछ पैटर्न को क्रिएट करके दिखा रहा हूँ फाइन तरीके से। आई नो जब आप डिटेलिंग करने जाओगे, फाइन डिटेलिंग करने जाओगे तो आपको पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा, बहुत थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। यहाँ थोड़ा मैं फास्ट फॉरवर्ड दिखा रहा हूँ जिससे आप पैटर्न को समझ सकें कि किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो पर्टिकुलर एरिया पे। देखो जब फाइन डिटेलिंग देना होता है ना तो पूरा ओवरऑल आप देते नहीं हो। जैसे आइज बनाना हो या किसी ऐसे एलिमेंट को अपनी पेंटिंग बनाया है तो पर्टिकुलर एरिया पे थोड़ा डिटेलिंग चाहिए होता है हाईलाइट देने के लिए। तो फाइन ब्रश का यूज़ करें और फाइन डिटेलिंग करें, और इस पर पेशेंस रखना पड़ता है क्योंकि पेशेंस नहीं रखोगे तो खराब होने के चांसेस होते हैं। और इसमें फ्लो भी रहना चाहिए, जैसे कि मैं फ्लोली लाइन को बना रहा हूँ। तो इस टेक्निक को भी यूज़ कर सकते हो अपनी पेंटिंग में। ओवर जितनी टेक्निक बताई, ये मिक्सर बनता है किसी पेंटिंग का पार्ट। ये सारी टेक्निक जो मैं बता रहा हूँ ये सारा मिक्सर होता है। एक पेंटिंग में बहुत सारे टेक्निक यूज होते हैं। अगर आप कोई फ्यूचर में पेंटिंग बनाओगे तो अप्लाई कर सकते हो जितने भी टेक्निक बताए, लेकिन अब तक ये खत्म नहीं हुआ है, 3 और बचे हुए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं 19 पॉइंट जो कि ग्लेसिंग है। ग्लेसिंग का मतलब क्या है, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हो, किताब बनाते हो, कोई बॉक्स बनाते हो तो ओवरऑल एक शेड देते हो, पहला एक टोन देते हो। टोन देने के बाद हल्का सा रफनेस टोन चाहिए होगा, जैसे कि हमने ड्राई ब्रश पर ट्राई किया था उसी के थोड़ा मिलता जुलता है ये कि सूखा ब्रश थोड़ा चलाना है और थोड़ा टेक्सचर देना है, मैंने ग्रेन्स लाना है उस पर। अब ग्रेन्स ना पेपर पे जल्दी नहीं आता लेकिन कैनवस पे आता है क्योंकि उसमें थोड़ा रफनेस रहता है। अगर आप पेपर में ग्रेन्स चाहते हैं तो थोड़ा सूखे ब्रश यूज करें, मतलब कलर थोड़ा ज्यादा ले, ब्रश गीला ना हो। ब्रश अगर गीला है तो पेपर पे सॉफ्टनेस देगा, वो ग्रेन्स नहीं आएगा। ब्रश को क्लीन करना, सूखने देना, देन सूखे ब्रश से ग्रेन्स को क्रिएट करना। जब ग्रेन्स क्रिएट करोगे एक दिखेगा टोन, एक वॉल्यूम दिखेगा लाइट डार्क का,
उसी एक टोन की वजह से एक डायरेक्शन पे चला है तब वो ग्रेन दिखता है। तो इस टेक्निक को अप्लाई कर सकते हो किसी खिड़की वाले ऑब्जेक्ट पे या फिर कोई दरवाजे वाले टेक्सचर पे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इस टेक्निक को कहाँ अप्लाई करोगे। चलो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 20 सैग्राफिटो। ये ऐसा टेक्निक है जैसे वॉल पे होता है मोस्टली। अगर आप मोटे कलर लगाते हो, जैसे कि मैं सर थिक कलर लगा रहा हूँ पेपर पे समझाने के लिए कि ये कैसे अप्लाई होता है। तो इस पे जब आप थिक कलर लगाते हैं तो इस पे ओवरलैप जो हमें डिज़ाइन बनाते हैं, जैसे कि आपने पुराने टाइम पे वर्ली आर्ट देखा होगा, तो इसलिए मैं यहाँ रेड का यूज़ कर रहा हूँ। इंडियन रेड यूज़ करने का उसको सूखने का वेट कर रहा हूँ, सूखेगा उसके बाद ही इसको हम व्हाइट कलर से जो डिज़ाइन बनाने वाले वो बताऊँगा। उस 20 वाला बताने से पहले नेक्स्ट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ जो तब तक सूख जाएगा। ये जब तक इस कलर सूख रहा है तो लास्ट जो टेक्निक है उसको मैं बताना चाहता हूँ। जो आखिरी टेक्निक है 21 स्पॉन्चिंग। स्पॉन्चिंग से पहले कर लेते तब तक ये सूख जाएगा। अब स्पॉन्ज आपके पास होना चाहिए पर्टिकुलर ये वाला। अब अपने हिसाब से छोटा बड़ा अपने हिसाब से काट सकते हो अपने काम के अकॉर्डिंग। बड़ा स्पंज भी ले सकते हो। यहाँ छोटे से स्पेस में समझा रहा तो छोटा सा कट करके यहाँ यूज़ करेंगे। अब ये थोड़ा यूज़ होता है वाटर कलर की तरह होगा, पानी ज़्यादा यूज़ होगा और जो कलर हम ले रहे हैं वो टेक्सचर हम क्रिएट कर सकते हैं लाइट टू डार्क के थ्रू। अगर आपको टेक्सचर आर्ट करना पसंद है तो ये स्पॉन्ज वाली टेक्निक है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। आप इसका यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट पे। स्कूल वाले टेक्सचर क्रिएट करना या टेक्सचर को दिखाना डिफरेंट कलर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हमने लाइट पर्पल ब्लू का यूज़ किया है। आप अपना एक कलर चॉइस कर सकते हो, 2 कलर का लेके यूज़ कर सकते हो और अपना टेक्सचर आर्ट क्रिएट कर सकते हो। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जब स्पॉन्ज का यूज़ कर रहे हो तो धोने के बाद अच्छे से क्लीन करके रखें, क्योंकि इसको आप नेक्स्ट टाइम भी यूज़ कर सकते हो अपने आर्ट वर्क में। तब सूखने का वेट करते हैं, अब तक ऑलमोस्ट सूख चुका है। अब इस पर हम अप्लाई करेंगे थिकनेस। जैसे वर्ली आर्ट में देखा होगा लाइनिंग बनती है बोल्ड बोल्ड अनफिनिशिंग, तो यहाँ इसका अप्लाई किया जाता है। मोस्टली अपने वॉल आर्ट पे देखा होगा जो म्यूरल होते हैं बड़े बड़े, वहाँ इसका अप्लाई किया जाता है। और इसको आप अप्लाई कर सकते हो ऐसे ट्रेडिशनल जो हम आर्ट बनाते हैं और थोड़ा रफनेस होता है उस काम में। और मैं वाइट कलर से वर्ली आर्ट का पैटर्न बना रहा हूँ। यही एक सिंपल तरीका था समझाने के लिए कि आप इस टेक्निक का भी यूज़ कर सकते हो अपने काम में। वैसे भी वर्ली आर्ट फोक आर्ट है हमारा और में बहुत जगह यूज़ होता है। इस थीम का आप यूज़ कर सकते हो किसी अपने पेंटिंग में। ये था एक ऐसा वीडियो जिसको बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा। ये पर्टिकुलर के बारे में चीज़ों को समझाना टाइम लगता है। आई नो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, ये ज़रूरी था समझाना। अगर आप एक्रिलिक पेंटिंग करने जा रहे हो या करोगे तो ये टेक्निक के बारे में को पता होना चाहिए। और कभी भी कोई पेंटिंग बनाओगे तो 2-3 टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं एक साथ। और इस सबसे ईजी वे इसको करने का, इसको इंडिविजुअली प्रैक्टिस करें छोटे पेपर पे, थोड़ा हाथ साफ करें, फिर आपको आइडिया लग जाएगा। फिर उसके बाद आप कैनवस पे आए, क्योंकि जब बड़े कैनवस पे आओगे तो उसकी हैंडलिंग अलग होती है और पेपर पे आओगे अगर हैंडलिंग की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो ब्रश के बारे में बताया किस तरह से हैंडल कर सकते हो, ये वाला वीडियो आप देख सकते हो। जो इतने सारे टेक्निक मैंने बताया आज की वीडियो में, तो आपको ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आज जो मैंने समझाया आपको किस तरह से पेंटिंग में ये सारे टेक्निक यूज़ होते हैं, आप अप्लाई करोगे अपने काम में, पेपर में या कैनवस पे। इसके अलावा अगर सपोर्ट करना चाहते हो तो पेट्रॉन के तो सपोर्ट कर सकते हो, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप मेरे पुराने वीडियो को भी देख सकते हो, यहाँ पर दिख ही जाएगा आपको। तो ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए मेरे को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।